एनर्जी और फिर पावर लेंगे। आसान है सारे पार्ट, जो खत्म हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें एक चीज जो बताना चाह रहा था, पहले ये सीखें डेरिवेशन का है। वर्क डन बाय ऑब्जेक्ट, बाय ए गिवन ऑब्जेक्ट। फिर एक होता है वर्क डन ऑन गिवन ऑब्जेक्ट, ऑन गिवन ऑब्जेक्ट। ये जरा इसको मतलब समझ लीजिए। इसमें एक बात और भी समझ लीजिए, वर्क डन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। वर्क डन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। हमारे कोर्स में दो ही मैप है, ऑल्टरनेट। और एक होता है वर्क डन इन अपोजिट डायरेक्शन। यही दो केसेस है हमारे कोर्स में, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ क्या फोर्स। पहले ये समझिए, वर्क डन इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव होता है। वर्क डन इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स वो नेगेटिव होता है। क्यों? तो क्या वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की डायरेक्शन जो होगी, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उस डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है अगर फोर्स, तो हम डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव लेंगे। ये फोर्स तो है ही पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो आंसर पॉजिटिव आएगा। और अगर फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रही है डिस्प्लेसमेंट उसके अपोजिट हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फोर्स की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान के चल रहा है, उसके अपोजिट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट तो एक पॉजिटिव और दूसरी क्वांटिटी, तो आंसर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। ये बात समझ में आई? वर्क डन डिस्प्लेसमेंट अगर बोर्ड की उसकी डायरेक्शन में हो रहा है, किसकी? फोर्स की डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट अगर फोर्स की डायरेक्शन में हो रहा है तो पॉजिटिव होगा, और डिस्प्लेसमेंट अगर फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, तो फोर्स की डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो उसका अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो वर्क डन की जगह डिस्प्लेसमेंट कर दी। क्या? डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो एक डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो उसका दूसरा नेगेटिव होगा। जब प्रोडक्ट हम करेंगे तो दोनों क्वांटिटी पॉजिटिव होगी तो आंसर पॉजिटिव आएगा, और दोनों एक में से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो आंसर, तो वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा, इसके ऊपर सवाल कहीं बन सकता है। अब हम इसमें आ रहे हैं वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट। वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट में क्या होता है, उसका मतलब क्या हुआ? अगर हम किसी चीज का बच्चा ले रहे हैं तो मेरा ऑब्जेक्ट को मेरे द्वारा वर्क किया जाना है, तो ये वर्क डन बाय ऑब्जेक्ट। मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो खुद फोर्स लगा रहा है, वो खुद अपने आप मूव कर रहा है, खुद अपने आप मूव कर रहा है। ये पेन देख रहे हैं आप, नजर आ रहे हैं ना सबको? कहाँ से लगी? नीचे से लगी। इसको मैं नीचे लेके नहीं गया, मैं लेकिन हाथ से नीचे ले जाऊंगा सहारा देने के लिए। अगर मैं इसे छोड़ दूं तो अपने आप नीचे जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो जब कोई ऑब्जेक्ट अपने आप फोर्स लगा रहा है तो उसे कहते हैं वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट। वर्क डन, ये सुन लीजिए ध्यान, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आगे बहुत जगह काम आएगा, बहुत जगहों पे, केमिस्ट्री में भी बहुत जगहों पे यूज होता है। जब ऑब्जेक्ट खुद काम कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। एनर्जी, और ये आप डेली लाइफ में देखते हैं, जब आप कोई फिजिकल वर्क भी करते हैं थोड़ी देर बाद आप क्या करते हैं? थकान महसूस करते हैं। क्यों? ठीक है, जो आप काम कर रहे थे वो वर्क जो था वो काम एनर्जी, और आपकी एनर्जी जो थी वो वर्क में यूज हो रही है। आपके अंदर से एनर्जी कम हो रही है और वो वर्क हो रहा है। तो नेचुरल बात है, वो वर्क में एनर्जी यूज होगी तो जो इंटरनल एनर्जी जो हमारे अंदर स्टोर थी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट का मतलब है ऑब्जेक्ट खुद काम कर रहा है, खुद फोर्स लगा रहा है। तो जब भी ऑब्जेक्ट खुद काम करेगा और खुद फोर्स लगाएगा तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी।
तो वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट, इन ऑब्जेक्ट को काम करे, उसमें क्या होता है, एनर्जी पे क्या असर पड़ता है, एनर्जी उसकी कम होती है। पॉइंट समझ में आ गई। जैसे ये जो पेन था ये अपने आप नीचे जा रहा है, और हम हाथ से लेके जाएंगे तो हम सहारा दे रहे हैं, रुके नहीं, और हम छोड़ दें तो ग्रेविटेशनल फोर्स से अपने आप नीचे जाएगा। तो ये वर्क कर रहा है, नीचे जाते हैं, मूव कर रहा है, फोर्स भी लग रही है ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये मूव भी कर रहा है। दो वर्क के दो फैक्टर है, फोर्स और मोशन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दोनों इसमें आ गए, मोशन भी कर रहा है और फोर्स भी लग रही है ग्रेविटेशनल फोर्स जिसे हम कहते हैं। तो ये खुद मूव कर रहा है, तो इट विल बी कॉल्ड वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट, वर्क डन। लेकिन अब मैं इसको नीचे से उठा के टेबल पे ला रहा हूं, तो अपने आप तो आएगा नहीं। तो वर्क डन मैंने किया, मैंने फोर्स लगाई, कभी ये हुई एनर्जी मेरे अंदर वो कभी महसूस होगी, लेकिन ये पेन जो था ये खुद ऊपर नहीं आ सकता। इसे कहते हैं वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट। वर्क डन ये जो ऑब्जेक्ट था उसके ऊपर फोर्स किसी और ने लगाई। वर्क डन जो था उस तो ऑब्जेक्ट था, उसने फोर्स किसने लगाई, किसी और चीज ने। जिसने फोर्स लगा के वर्क किया उसकी एनर्जी कम होगी, लेकिन उसका क्या होगा जिसने फोर्स लगी है, जो मूव कर रहा है। वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट कहलाएगा, उसका क्या होगा, उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, वो एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। और किस फॉर्म में स्टोर होगी, मैं अभी बताया था मैंने कि जब भी स्टोर्ड एनर्जी होती है वो कौन सी एनर्जी कहलाती है, वो इसमें पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगी। जब इसे छोड़ेंगे तो वही पोटेंशियल एनर्जी इसको नीचे लेके जाएगी। जब वो इसलिए जाएगा वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट, जब ये नीचे जाएगा तो खुद काम कर रहा है, तो उसका क्या होगा एनर्जी, तो बढ़ेगी घटेगी या वही रहेगी, घटेगी। बोलो, क्योंकि नीचे खुद जा रहा है ना, तो एनर्जी क्या होगी, तो जब जहां से चला ना वहीं पहुंच गया, तो जितनी एनर्जी स्टोर हुई थी वो सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी। ये रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं, जितनी ऐड हुई थी उतनी माइनस में चली जाएगी। तो वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट का मतलब है कि सम अदर बॉडी इज अप्लाइंग फोर्स ऑन द गिवन ऑब्जेक्ट। तो जो फोर्स लगा रही है वो वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट होगा जिसने फोर्स लगाई है, और जिसमें फोर्स लग रही है वो क्या कहलाएगा, वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट। वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट जब होता है तो उसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। अपने में ध्यान रखो, तुम काम करो थक जाओगे ना, इससे अंदाजा लगाओगे जब हम थक रहे हैं तो उसका मतलब एनर्जी हमारी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट एनर्जी कम होती है, और वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट एनर्जी बढ़ती है। ये पॉइंट याद रहेगा आपको। अब मैं आ रहा हूं इसकी डेरिवेशन के ऊपर। ये जो है कि हमने ये एज्यूम करा कि फॉर एन ऑब्जेक्ट whose mass is m, whose mass is कितना, m यूनिट, m किलोग्राम कर लो या m यूनिट कर लो, बात एक ही है। यूनिट करने तो सब जगह यूनिट लिखना पड़ेगा, SI यूनिट लिख रहा हो तो सब जगह SI यूनिट, whose mass is m यूनिट and initial velocity। क्यों, आप मुझे याद रखो जो पांचों वो थे इक्वेशन ऑफ मोशन के फैक्ट, पांच मतलब क्या थे वो, क्या थे वो, U V A, उनको पहले सपोज करना है कि मास m था, ठीक है, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, इनिशियल हमने सपोज कर लिया, इनिशियल वेलोसिटी इज u मीटर पर सेकंड। मैं सारे उसमें ले रहा हूँ टाइम में, ऐसा ही यूनिट, एंड ऑब्जेक्ट उसका मास m है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u मीटर पर सेकंड, ठीक है। अ मूविंग ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट, अ मूविंग ऑब्जेक्ट whose mass is m किलोग्राम, इनिशियल वेलोसिटी u मीटर पर सेकंड। लेट f यूनिट, या अब चूंकि हम सबकी यूनिट लिख रहे हैं तो यहाँ भी यूनिट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, f, बताओ भाई, अरे सर ये ऐसा यूनिट लिख रहा हूँ तो मैं ऐसा यूनिट क्यों लिखूंगा, ऐसा यूनिट के साथ ऐसा यूनिट ही चलेगा। F न्यूटन, F न्यूटन, फोर्स
कांस्टेंट फोर्स, कौन सी फोर्स? कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन इट। ये जो मैंने वर्क जनरल टाइप से फोर्स क्या होनी चाहिए? वर्क जनरल टाइप से ये फोर्स क्या होती है? कांस्टेंट होती है, सेम फोर्स होती है थ्रू आउट द डिस्प्लेसमेंट। वरना डिस्प्लेसमेंट है मतलब 2 मीटर का, 3 मीटर का, 50 मीटर का, जो भी है वो फोर्स बीच में बदल रही है, तो कौन सी फोर्स यूज करोगे आप? तो प्रॉब्लम है, उसका फॉर्मूला है, वो भी हाई क्लास में पढ़ोगे। लेकिन यहाँ पे हमें क्या एज्यूम करके चलना है कि फोर्स चेंज नहीं हो रही उस डिस्प्लेसमेंट में, तो इसलिए एक ही फोर्स लिख रहे हैं और एक ही डिस्प्लेसमेंट लिख रहे हैं। अगर फोर्स बदलेगी, एक जगह 5 है, फिर 7 है, फिर 2 हो गई, फिर 4 हो गई, क्या करेंगे आप? कौन सी फोर्स यहाँ लिखेंगे? तो फॉर्मूला तो यूज नहीं होगा, नहीं तो एक ही फोर्स का फॉर्मूला है। और अगर फोर्स बदल रही है तो फिर वाला फॉर्मूला तो यूज नहीं होगा ना। वो कौन सा फॉर्मूला दैट यू विल लर्न इन हायर क्लास। इसलिए यहाँ पे क्या एज्यूम कर रहे हैं? कौन सी फोर्स? कांस्टेंट फोर्स। तो लेट F न्यूटन कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन इट, एंड इससे क्या होगा? जब फोर्स लगेगी तो एक्सीलरेशन होगा, नहीं होगा? वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होता है तो एक्सीलरेशन भी होता है। तो एक्सीलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम, है ना? कौन सा एक्सीलरेशन होगा? वेरिएबल, नॉन वेरिएबल, कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट, क्यों? क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन भी कांस्टेंट होगा, होगा, नहीं होगा? क्यों? क्योंकि फोर्स कांस्टेंट, एंड इट प्रोड्यूसेस a uniform acceleration। आप यूनिफॉर्म नाम भी लिखो तो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने कांस्टेंट फोर्स लिखी है। a uniform acceleration of कितने मीटर? a मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। वो जितने भी u आ गया, समझ में आ गई? मास आ गया, फोर्स आ गई f, एक्सीलरेशन कितना आ गया? a, and after time t, and after, तो ये फोर्स कुछ टाइम तक लगती है, आफ्टर टाइम आज इसका यूज नहीं हो रहा टाइम का, टाइम t सेकंड, वेलोसिटी बिकम्स, वेलोसिटी बदली तो कितनी हो जाएगी? फाइनल वेलोसिटी को क्या कहते हैं? सिंबॉलिकली फाइनल वेलोसिटी को क्या कहते हैं? इनिशियल u है तो फाइनल वेलोसिटी को v कहते हैं, बिकम्स v मीटर पर सेकंड, v मीटर पर सेकंड। आ गया समझ में? Let the displacement, 2 दफा लेट आएगा यहाँ पे, फिर let the displacement during this force is s meter, डिस्प्लेसमेंट s मीटर है। क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा, अब आप बताइए वर्क डन क्या होगा? वर्क डन जल्दी बोलिए, क्या फॉर्मूला? F इंटू दी जगह क्या यूज होगा? S। दी जगह क्या यूज होगा? S। क्यों? डिस्प्लेसमेंट S है। ठीक है। ऑलराइट भाई, वर्क हुआ है, फोर्स लगी है, डिस्प्लेसमेंट आया F फोर्स थी, डिस्प्लेसमेंट कितना था? S था, तो वर्क कितना होगा? फॉर्मूला मालूम है, क्या होगा? F इंटू S। आगे बात समझ में? अब जो आपकी इक्वेशन है, अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वैसे इक्वेशन ऑफ मोशन डायरेक्ट लिख दो, थर्ड लिखने की जरूरत नहीं है। इक्वेशन ऑफ मोशन, यहाँ पे याद रखना, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ये कई जगह यूज होती है, यहाँ पे भी यूज होगी, और जब हम वो प्रूव करेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वहां भी यूज होगी। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी है, याद है क्या? पहली कौन सी थी? दूसरी थी s इज इक्वल टू यूनिटी प्लस, तीसरी क्या थी? तो अब इसको नंबर तो आगे पीछे हम कर सकते हैं, थर्ड नहीं लिख रहे हैं क्योंकि इट इज नॉट ए गिवन रूल कि थर्ड ही होगी वो। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये हम जानते हैं। इसमें हमने s की वैल्यू निकाली, क्या की वैल्यू निकाली? अब मैं इधर रब कर दूं,
एस कितना होगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। ये बात समझ में आ गई। ये हमने क्वेश्चन 2 मान ली। क्वेश्चन 1 कौन सी थी वर्क की थी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। वी ऑल्सो नो कौन सा लॉ है, बाय न्यूटन सेकंड लॉ। बाय न्यूटन सेकंड लॉ फोर्स किसके बराबर होती है बताइए जल्दी से। एम इंटू जी जब होगा जब ग्रेविटेशनल फोर्स होगा क्या होगा, फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए। ये न्यूटन सेकंड लॉ से आता है। अब ये दोनों वैल्यूज हम यहां पुट करेंगे वर्क के अंदर। तो फ्रॉम 1 to 3 डायरेक्टली, तो फ्रॉम 1 to and 3, या ये भी लिख सकते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ 2 and 3 in 1, और ये पुटिंग वैल्यू ऑफ 2 and 3 in 1 लिखने हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं फ्रॉम 1 2 and 3। वर्क डन किसके बराबर होगा, फोर्स का क्या फॉर्मूला है, एफ था ना, एफ की जगह क्या लिखेंगे हम एम इंटू ए। ये तो फोर्स आ गई है ना, और एक्स की जगह क्या लिखेंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। ऐसे ए कैंसिल हो गया, हाफ बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस आगे समझ में ये है। अब हम ये एज्यूम करते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अब तो हमने इनिशियल वेलोसिटी u मानी है। इफ इनिशियल वेलोसिटी is 0, that is u is equal to 0 is equal to, तो वह किसके बराबर हो जाएगा, हाफ एम वी। वह किसके बराबर होगा, आगे समझ में। ये जो वर्क है ये वर्क काय में कन्वर्ट होगा, काइनेटिक एनर्जी। दिस वर्क will be stored in the object, will be stored in the object in the form of kinetic energy. but the work done on the object is stored here, it gives us, stored नहीं आएगा, gives kinetic energy to the object, to the कौन सा ऑब्जेक्ट, गिवन ऑब्जेक्ट जिसमें फोर्स लगी है। तो देयरफॉर वर्क डन किसके बराबर होगा, काइनेटिक एनर्जी के, और किसके बराबर होगा ये हाफ एम वी स्क्वायर। यानी हमने फोर्स लगाई, ये बात समझ में आ गई। उसमें क्या हुआ, एक्सीलरेशन हुआ, कांस्टेंट फोर्स थी तो एक्सीलरेशन भी कांस्टेंट हुआ, और कितने डिस्टेंस मीटर चला, ऑब्जेक्ट चला एस मीटर। तो हमने फोर्स लगाई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी चल रहा है, तो वो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चल रहा है वो उससे वर्क निकल आएगा, कितना वर्क निकलेगा, एफ इंटू एस। देखिए वर्क का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये वर्क किया उसको, और ये वर्क होता है ये काय में चला गया, उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, उसमें मोशन आ गया, उसमें मोशन आ गया। ये बात समझ में आ गई। वर्क विल बी स्टोर्ड इन द ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ, द ऑब्जेक्ट विल गेट, ड्यू टू दिस वर्क विल गेट काइनेटिक एनर्जी, विल गेट काइनेटिक एनर्जी। फिर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से हमने v स्क्वायर एस की वैल्यू निकाली, जो कि यहाँ पे s और f की वैल्यू हमें पुट कर दी है। ये भाई s की वैल्यू कहाँ से निकालनी है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से s की वैल्यू निकाल लो, और f की वैल्यू कहाँ से निकालनी है, f की वैल्यू में कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, न्यूटन सेकंड लॉ। m इंटू a कौन सा लॉ है, न्यूटन सेकंड लॉ से f की वैल्यू पुट कर दो, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से n की वैल्यू पुट कर दो, s। वो दोनों वैल्यूज पे जब हम पुट करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अगर u 0, इनिशियल वेलोसिटी 0, यानी स्टार्ट तो जब से स्टार्ट किया वहां से वो 0 था, तो वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। फिर हम क्या लिखेंगे कि दिस वर्क डन
gives kinetic energy to the object. Therefore, kinetic energy of the object will be half mv square. Store मत लिखना, gives kinetic energy. अब आप पूछिए, you want to ask something? वो कह रही है तो पूछ लो. उसको बंद करना 20 मिनट हो गए 20 मिनट बाद